अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं बीएमए कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड्स के इक्विटी हेड फरहान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हाल चाल है अल्लाह का शुक्र है। सर? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक किस तरह पहुँचे, कैसी आपकी जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आगे आगे करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था, मुझे जब से शौक था कि मुझे इक्विटी मार्केट ज्वाइन करनी है। तो चूँकि मुझे जब से शौक था कि इक्विटी मार्केट ज्वाइन करनी है, तो फिर मैं वो स्टेप करता था जो यहाँ पे मुझे हेल्प आउट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, मैं जो बिज़नेस न्यूज़ें अपने स्टूडेंट के जो टाइम था उसमें पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एट द टाइम मैंने अपनी न्यूज़ शुरू कर दी और फॉलो करता गया स्टॉक मार्केट को। अनफॉर्चुनेटली मुझे पहली जॉब स्टॉक मार्केट में नहीं मिली, मुझे जियो टीवी में जॉब मिली। बट मैं लगा रहा देन आई स्टार्ट माई CFA। तो मैंने जब CFA लेवल 1 किया तो देन मुझे फिर जॉब मिली एटलस कैपिटल मार्केट में एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो जब से फिर मैं इक्विटी मार्केट में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा अराउंड कोई 15-16 ईयर का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का। करंटली आई एम वर्किंग एज अ CIO एंड BMF फंड्स। और मीन्स के ठीक है, सी अगर आपको इक्विटी मार्केट में जॉब करना है तो आपका पहले एक शौक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इक्विटी मार्केट में का शौक है तो आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या होगा, आपको तो मज़ा भी नहीं आएगा, दूसरा आपसे कोई ना कोई मिस्टेक्स होंगी, गलती होंगी। तो आप उसको मतलब गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से क्या होगा, आप वो जो टारगेट्स आपके अचीव नहीं कर सकेंगे। जब आप अंदर से खुश होंगे, आप अपने डिसीजन मेकिंग में इंजॉय करेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा और आपका काम भी आसान हो राइट। तो एक यू नो सी ए या SCCA का स्टूडेंट इन पर्टिकुलर ACCA का तो है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके वो अपना करियर स्टार्ट कर सकता है फ्रॉम द ट्रेनिंग लेवल। जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या स्किल्स उसको आने चाहिए? देखिए, मतलब हमने भी बहुत सारे SCCA को हायर किया। एक्चुअली आई एम नॉट SCCA, आई एम MBA एंड ओके। CFA चार्टर होल्डर। ओके। लेकिन ACCA जो होता है वो आई थिंक एज़ कम्पेयर टू MBA बेहतर होता है। मतलब उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस स्किल्स होती हैं वो MBA से बेहतर होती हैं, और राइटिंग स्किल्स भी आजकल बेहतर होती हैं। तो मीन्स कि अगर कोई बंदा ACCA किया हुआ है तो डेफिनेटली हमारी फील्ड को ज्वाइन कर सकता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर, एज अ इक्विटी एनालिस्ट, एज अ ट्रेडर। बहुत सारे स्कोप्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे ACCA ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए मेन, अगेन वही बात करूँगा, पैशन होना चाहिए, तो देन उनको चीज़। अच्छा, ACCA करने के बाद अब वो इस फील्ड में आ गया है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो CFA आगे परसू करे? असल में देखिए, ये CFA जो है वो एक्चुअली आपको हेल्प आउट करता है डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको ग्रो करके एक ऊपर पोस्ट पे जाना है। अब ऊपर की पोस्ट पे तकरीबन जितने भी इंडस्ट्री के जो मतलब लोग हैं वो तकरीबन CFA चार्टर होल्डर हो गए हैं। और ये थोड़ी सी एक हमारी इंडस्ट्री में ये भी हो गया है कि ज़्यादातर एक डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आप CFA चार्टर होल्डर है, CFA क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आफ्टर ACCA जो है आपको CFA परसू करना चाहिए। बट CFA इज नॉट अ टफ, अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो यू कैन पास इजीली। स्पेशली ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CFA आसान होता है। बट आपके क्वेश्चन का आंसर है कि डेफिनेटली अगर ग्रो करना है इंडस्ट्री में तो वो CFA परसू करना चाहिए। बट बहुत से ACCA भी इंडस्ट्री में विदाउट CFA ग्रो कर चुके हैं, लेकिन पुराना टाइम था। आगे टाइम मॉडर्न है, डिसीजन मेकिंग होगी, तो उसके लिए आई थिंक CFA परसू करना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी यहाँ पे आता है कि एक स्टूडेंट है अभी, तो क्या उसको उस इस फील्ड में उसने ये करियर बनाना है या नहीं भी बनाना है, किसी और फील्ड में भी जाना जा रहा है वो, ठीक है। तो लर्निंग में अगर एक है कि भाई इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए वैसे या फॉर द योर फ्यूचर, ठीक है, वैसे भी करनी चाहिए, क्या लर्निंग के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में? ये हेल्प आउट कर सकती है करियर में? देखिए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना और ये आगे करियर में हेल्प करना ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप लर्निंग पॉइंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो, मिस्टेक्स आप सीख जाएँ। हो सकता है कि आपके पैसे बन जाएँ, मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा लें, तो उसमें आप लर्निंग आपकी हो जाए। यस, हो सकती है लर्निंग, वो लर्निंग का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। अल्टीमेटली आपको किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना पड़ेगा, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर वहाँ पर कोई SOPs होंगे, एक सिस्टम होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम के साथ चलते हैं तो आप ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अच्छे हेड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप विदाउट आप अपनी आप अगर आप फॉर एग्जांपल आप ट्रायल एरर बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेट लर्न तो करेंगे आप, लेकिन लर्न की जो स्पीड होगी बहुत स्लो होगी। अगर आपको फास्टली ग्रो करना है डेफिनेटली आपको तो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट सवाल है ये है जनरल पब्लिक के लिए,
ठीक है कि इसमें एक हाउसवाइफ भी आ गई, इंजीनियर डॉक्टर भी आ गए जिसका इस मार्केट का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सुनते तो हैं कि जी इक्विटी मार्केट बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत तेज़ी से गेन मिलता है। बंदा साइकिल से प्राडो पे आ जाता है, वो बात अलग है, प्राडो से साइकिल पे भी आ जाता है। और इसी से डरते भी हैं, अवेयरनेस उनको है नहीं कि भाई किस तरह मार्केट में घुसें, किस तरह इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वगैरह होनी चाहिए। अब स्पेशली आजकल जो परसेप्शन बनी हुई है वो बनी हुई है कि जी हम लोग तो जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ, पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। तो अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में, और अगर करें तो किस तरह करें? देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। डिफ़ॉल्ट की जो आप बात कर रहे हैं, अगर डिफ़ॉल्ट में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, बट एज्यूमिंग नॉट डिफ़ॉल्ट रिस्क। अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है देन हम ये बात कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो इंडिविजुअल ऐसे हैं जो डिफरेंट जॉब करते हैं, उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें ये है कि हमेशा हर इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन होनी चाहिए। एक तो वो जॉब कर रहा है, वो उसकी इनकम आ रही है, इसके अलावा भी उसकी सोर्स होनी चाहिए इनकम की, उसको ग्रो करना है। तो स्टॉक मार्केट जो है एक अच्छा एवेन्यू है जहाँ से वो अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। देखिए, एक सिंपल सा फार्मूला है लेमैन के लिए, मेरा सिंपल सा फार्मूला है, आप उन कंपनी के स्टॉक्स बाय करें जिस कंपनी को अपनी आंखों से देखते हैं। ये मेरा सिंपल सा मामला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप रोड से जाते हैं, आपको यूबीएल बैंक नज़र आता है, आप यूबीएल बैंक का शेयर ले लें। आपको एमसीबी नज़र आता है, एमसीबी बैंक का शेयर ले लें। आप किसी स्टोर में जाते हैं, स्टोर में फॉर एग्जांपल आपको कोई फूड का ब्रांड नज़र आता है, देखें वो लिस्टेड है नहीं, आप उसके शेयर ले लें। तो अगर आप अपनी आंखों से किसी कंपनी को देखते हैं तो अल्टीमेटली वो जो कंपनी अच्छी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, पीएसओ से पेट्रोल, पीएसओ का शेयर ले रहे हैं, अटक से पेट्रोल डलवा रहे हैं, अटक के शेयर ले रहे हैं। ये एक सिंपल सा सिंबल, इसमें आपको रिस्क कम होगा क्योंकि वो तमाम कंपनीज हैं जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ग्रोइंग कंपनी होती हैं, अच्छा डिविडेंड्स मिलते हैं, तो आपके यहाँ लॉसेस के चांसेस कम होते हैं और रिस्क भी कंपनी में नॉर्मली कम होता है। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर के अंडर चढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट खोलते हैं, एक सिस्टम होता है कि विदाउट ब्रोकर आप शेयर बाय नहीं कर सकते। अगर आप किसी ब्रोकर के अंडर में जाते हैं, ब्रोकर कहते हैं ये खरीद लें, वो बेच दें, तो मेरा उसको सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है ब्रोकर से कि भाई तुमने अपने लिए लिया, अगर तुमने अपने लिए लिया तो मेरे भी ले लो। अब वो ब्रोकर खुद अपने लिए शेयर नहीं लेता, लेकिन क्लाइंट को दिला देता है, क्लाइंट को लॉस करवा देता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो अपनी छोटे से इनकम, छोटे से कमीशन के चक्कर में एक इन्वेस्टर के लिए ऐसी चीज़ बाय कर लेते हैं जो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। लेकिन अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी का शेयर बाय करें तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो परफॉर्म करता है। मैं आपको लेमन की एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि अगर लास्ट 20 ईयर्स का रिटर्न निकालें आप स्टॉक मार्केट का, तो लास्ट 20 ईयर्स का रिटर्न अगर डिविडेंड को शामिल कर दें तो अराउंड 20% का रिटर्न है। किसी भी एसेट क्लास में इतना रिटर्न नहीं है। अगर आप बैंक में 20 साल पहले पैसे रखते तो आपको एवरेज 10% रिटर्न मिलता। अगर आप बैंक के अलावा स्टॉक मार्केट में आते तो आपको 20% एवरेज रिटर्न मिलता। तो लेकिन डबल रिटर्न मिल रहा है। तो इट मीन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ और अच्छी कंपनी चूज़ करें तो डेफिनेटली एक आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, एक आपकी जॉब से इनकम आएगी, एक यहाँ से इनकम आएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरा जो है अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक क्लास वो भी है जो कहती है यार मैं शेयर लूँ, कुछ अर्सा रखूँ, बेचूँ, गेन कमाऊँ, ठीक है। तो क्या तो एक शेयर जो मैंने लिया है उसको मुझे कितने अरसे तक, एक बंदे को कितने अरसे तक होल्ड करना चाहिए अगर वो शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग करना चाहता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग तो एक्चुअली हम तो अलाउ नहीं करते। अच्छा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं होती। ये एक्चुअली एक वो बन गया, पॉइंट बन गया कि हम बाय कर लें, कल सेल कर दें, बाय कर लें। इसमें सम टाइम आपकी बैट ठीक होगी, सम टाइम आपकी बैट रॉन्ग होगी। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। आपको नहीं पता कब फिर क्या होगा, आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप शेयर ले रहे हैं, वो शेयर जो है फ्यूचर में कल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म का मतलब आप जो ले रहे हैं 10 to 15 डेज ले रहे हैं, या 2 डेज ले रहे हैं, 3 डेज ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न नहीं बनता। एम्पेरिकल एविडेंस ये बताते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलवेज आउट परफॉर्म दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो शॉर्ट टर्म में कभी पैसा नहीं बनता। हाँ, बेट ठीक हो जाती है सम टाइम, तो उस बेट की बेस पे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो अल्टीमेटली आप लूजर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में आएंगे, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर लें जिसका एक हिस्ट्री हो, एक अच्छी कंपनी हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, आप उस कंपनी के शेयर लें और उस कंपनी के शेयर आप लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर होल्ड करें तो आपके अच्छे पैसे बनते हैं। मेरा एक मोटा मोटा एनालिसिस है, वो ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट का स्टॉक बाय करते हैं, आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जनरली 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं जनरली। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपके हो सकता है कि डबल के बजाय आपके जीरो हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप तो अज्यूम करेंगे ना कि ये चल जाएगा, या आपके पास कोई न्यूज़ होगी, चलिए एक स्टॉक में न्यूज़ होगी, दूसरे में क्या करेंगे,
थर्ड में क्या करेंगे। ये एक हैबिट बनने की डेवलप हो जाती है कि जब एक भी वो कमाता है ना तो एज्यूम करता है वो सारी उसकी बैट ठीक होंगी। इसमें बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें सम टाइम क्या होता है वो एक दो में कमा लेता है, फिर बाकी में लूज़ करता है, तो अल्टीमेटली वो नेट जो होता है वो सेम सेम रहता है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म में जाता है तो रिटर्न कमा लेता है, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में तो उसका अमाउंट जो है वो माइनस में चले जाता है। तो आप बहुत दफ़ा सुनते होंगे कि कोई इंडिविजुअल था, वो कोई 20 लाख रुपीज़ लेके या 0 रुपीज़ लेकर आया, क्यों? जो उसने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में डेफिनेटली लूज़ किया, कुछ भी नहीं मिला उससे। अच्छा, आप एक स्टूडेंट है, जैसे आपने कहा कि जी आप जो थे वो शुरू से जब इस फील्ड में आ रहे थे तो शुरू से आपने एक रीडिंग हैबिट बनाई और रिसर्च हैबिट बनाई। तो अब वो एक इक्विटी मार्केट में उसने करियर बनाना है रेदर देन स्टडीज, जो उसकी एसीसीए की एमबीए की जो भी स्टडीज हैं उसके अलावा वो किन किन स्किल्स में बात हो रही है सिर्फ इक्विटी मार्केट इक्विटी डिपार्टमेंट में आने की, तो वो कौन कौन से स्किल्स पे अपने काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करें, नंबर वन, ठीक है। यानी एक इंडिविजुअल चाहे ACCA करे चाहे MBA करे तो उसको इस फील्ड में आना है, सबसे पहले वो अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करें। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, उसको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है बाकी होते। फॉर एग्जाम्पल में एक जॉब है, सब अप्लाई करेंगे ना, हर यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल अप्लाई करेगा, ACC पे अप्लाई करेंगे। तो अगर वो इंडिविजुअल ही चाहता है कि मुझे जॉब मिले बाकी को जॉब ना मिले, तो उसको भी डिफरेंट होना पड़ेगा बाकी सबसे। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू लेता हूँ उस बंदे का, अब अगर 10 लोग आ रहे हैं, 10 के 10 सिमिलर है, तो उनमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लूँगा, जिसको लिखना चाहता हूँ वो सेलेक्ट कर लूँगा। इट मीन आपको वो बेस्ट बनना पड़ेगा। बेस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, नंबर टू। नंबर थ्री, आपको ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा जो बाकी को ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडिविजुअल है, मैं आपसे पूछूँ अच्छा पता है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, आपको सब पता है, कैसे पता है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में? आप स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे पता है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपके माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर जब कोई नई न्यूज़ आती है तो पुरानी न्यूज़ रिकॉल होती है, तो आपको बोलते हैं वो ऐसा था, अभी देखो चेंज हो गया। ऑटोज़ के नंबर बढ़ रहे थे, देखो ऑटोज़ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। यानी अब वो लिंक करना शुरू करता है वेरिएबल टू वेरिएबल। अब एक इंडिविजुअल से अगर मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करूँ कि वो चीज़ मुझे बताए, तो बोलूँगा यस ये इंडिविजुअल बेटर है, मतलब बाकी से बेहतर है, क्योंकि इससे वो चीज़ें बताएं जो हमने सिखानी है। इसको ऑलरेडी पता है, कैसे पता है? न्यूज़। सबसे बेसिक काम क्या होता है, हम ये करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते तो हैं, हम न्यूज़ नहीं पढ़ते। हमें नहीं पता पाकिस्तान में गाड़ी कितनी बिकती है, स्टूडेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। हमें नहीं पता सीमेंट कितना बिकता है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, हमें नहीं पता डिफ़ॉल्ट हम क्यों होने, डिफ़ॉल्ट का वर्ड समझ करते हैं, डिफ़ॉल्ट हम होंगे भी नहीं होंगे, क्यों होंगे, ये सब न्यूज़ पेपर में आता है। अगर हम इसको डेली बेसिस पर पढ़ें, 30 मिनट्स हैं अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और एक साल में तो आपको तमाम पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आइडिया जाता है। जब लिखना आपको आता है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, आपके माइंड में जो आइडिया होते हैं, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट बट आप डिफरेंशिएट हो जाएगा आपके और बाकी सबके बीच में। तो जब इंटरव्यू देने आप आएंगे तो नज़र आएगा कि यस आपने अपने ऊपर काम किया है। तो आपको अगर मैं जॉब नहीं दूंगा तो मुझसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब देगी तो। राइट। अच्छा सर, क्या आप वाकई में जो ये चल रहा है कि डिफॉल्ट होने वाले हैं 93% तक आ गए, तो क्या लगता है कि हम लोग जा रहे हैं लेकिन default 93% एक्चुअली दिस इज स्वैप, दिस इंश्योरेंस। वो ये चीज़ नहीं है, लोगों की परसेप्शन गलत है कि शायद पाकिस्तान का 93% डिफॉल्ट होने का चांस है। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो उसमें स्वैप भी इशू होता है, तो वो स्वैप के चांसेस हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आप ब्लूमबर्ग का सर्वे देखेंगे तो हमारे डिफॉल्ट होने का चांस 10% है। ऐसी बहुत सी और इकॉनमी बाकी दुनिया में है जिनके डिफॉल्ट होने का चांस किसी का 9 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 12 होगा। तो अल्टीमेटली वो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी रही देखिए असल चीज़ क्या होती है, हमारी इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंस कितना है। हमें फिजिकल 23 में जो इनकम रिक्वायर्ड है वो 32 बिलियन की इनकम रिक्वायर्ड है डॉलर की, और हमने जो हमारे पास जो रिसीविंग होंगे वो 26-27 बिलियन रिसीव होंगे डॉलर। तो हमें 4 to 5 बिलियन का डेफिसिट है, यस वो डेफिसिट है। इसको हम कवर ऐसे कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, हमें करंट अकाउंट हमने मैनेज किया है। जब हमारा करंट अकाउंट मैनेज हो जाएगा, अगर हम अपने करंट अकाउंट को 4 to 5 बिलियन सेव कर लें, तो हमारा वो डेफिसिट, वो जो बैलेंस जो हो रहा है अनमैनेज हो रहा है, वो मैनेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। एक इशू आ सकता है कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो मैच ना हो, सेम टाइम में मैच ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो IMF इस बात को एश्योर करता है कि आप डिफॉल्ट ना हो। तो हमारे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ऐसे साइन की तरफ जाते भी हैं कि डिफॉल्ट होने लगेंगे, तो डेफिनेटली IMF वहाँ पर मौजूद होगा, बेल आउट करेगा। तो आई थिंक देयर इज नो चांस डिफॉल्ट इन पाकिस्तान। सर इसका सोल्यूशन जो हमें इनफ्लो जो कम होने के हैं चांसेस, तो उसका ये सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट मिलकर लोगों को मोटिवेट करें कि वो स्टॉक में पैसा लगाएं ताकि मार्केट में पैसा है? देखिए वो एक्चुअली मार्केट में जब पैसा लगाएंगे वो तो पाँखों पे लगाएंगे ना। हम तो बात करें डॉलर की। आपको पाकिस्तान में डॉलर लेकर आना है। आपको अगर डिफ़ॉल्ट के चांसेस को फ्यूचर में बचना है तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करना होगा। आपको अपनी इंपोर्ट कट करना होगा। जो जो ऐसे आइटम जो जो आपकी नीड नहीं है, जो नेसेसिटी के अंदर आते हैं, उसको आपको कट और फर्दर कट करना पड़ेगा। आपको ये काम करने पड़ेंगे, देन आप आगे फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होने से बचेंगे। देखिए अगर आपकी इनकम कम हो और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर टर्म्स, तो डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट इस हमेशा आते हर 3 से 4 साल 5 साल बाद जो है पाकिस्तान में एक साइकिल आती है कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी इनकम और एक्सपेंस के बीच में गैप बढ़ता जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी एक्सपेंस कम होना चाहिए, हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी इनकम ज़्यादा कैसे होगी, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे डॉलर आएगा पाकिस्तान में, रेमिटेंसेज होंगे डॉलर आएगा पाकिस्तान में, हम प्राइवेटाइजेशन करें डॉलर आएगा पाकिस्तान में, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ उनको सेल करें अगर हम, तो ऑटोमेटिक डॉलर पाकिस्तान में आएगा। अच्छा इंपोर्ट हम कट करेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक हमारे प्राणों पर मैनेज होगा। तो इस तरीके से हम अपने डिफ़ॉल्ट इसको मैनेज कर सकते हैं। यस आप जो बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से यस इकॉनमी आपकी ग्रो होती है, इकॉनमी ग्रो करती है तो फिस्कल साइड ग्रो होती है, यानी आपका टैक्सेस, आप जब स्टॉक मार्केट में आएंगे टैक्स भी देंगे, आपको जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के बाद पैसे को खर्च भी नहीं करेंगे जाके, तो आपकी इकोनॉमिक साइकिल चलना शुरू होती है। जब इकोनॉमिक साइकिल चलती है तो ऑटोमेटिक आपकी इकॉनमी ग्रो करना शुरू करती है। वो एक फिस्कल साइड होती है, उसका भी इम्पैक्ट होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। लेकिन ऑटोमेटिक जब गवर्नमेंट के बाद टैक्स आता है, कलेक्शन होती है, तो गवर्नमेंट ईज होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, चीज़ें बनाती है, तो आपकी इकॉनमी में ग्रोथ चलना शुरू हो जाती है। तो सर लास्ट में कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए और आम जनता के लिए? देखिए स्टूडेंट्स के लिए, देखिए एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ जी। मैं भी मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आने का शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप अभी से कोशिश करें, अभी से आप रीडिंग हैबिट बनाएं, अभी से आप स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट नई चीज़ों को करें। और अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप अगर प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आपको लाइफ में सस्टेनेबिलिटी चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि लाइफ में अप एंड डाउन ना हो, एक सस्टेनेबल सैलरी और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट आपके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इकॉनमी जैसी, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिक्लिकल होती है। जब इकॉनमी परफॉर्म करती है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है, तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट इकॉनमी डाउन होती है, स्टॉक मार्केट नीचे आती है, तो आपकी सैलरी कट भी हो सकती है, एक्सपेंसिव आपको जॉब से निकाल फायर भी कर किया जा सकता है, बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये आप सोच के आए स्टॉक मार्केट में कि अगर इकॉनमी के साथ साथ चलना है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये पेशेंस नहीं है कि आप स्टॉक के साथ मतलब इकॉनमी के साथ चल सकें, तो फिर आपको डिफेंसिव इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, यहाँ पे सस्टेनेबल जॉब होती है, 9 to 5 जॉब होती है, 9 to 5 जॉब करें, अपने घर जाएँ सुकून से बैठे, आपको इससे कंसर्न नहीं होगा इकॉनमी कहाँ जा रही है, आपको अपनी सैलरी हर महीने मिलती रहेगी और सर्टेन जो ग्रोथ वो होगी। जब इकोनॉमी नीचे जाएगी तो इंडस्ट्री भी तो नीचे जाएगी, इंडस्ट्री डिफेंसिव वहाँ इंडस्ट्री पे भी तो खतरा तो है ही। हाँ खतरा है, लेकिन वो खतरा इंडायरेक्टली थोड़ा कम होता है इसका अच्छा। स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में तो देखिए आप डायरेक्टली हर चीज़ से लिंक है ना, जो प्रोडक्टिव मार्केट है जी। ये तो पहले इंडिकेट कर लेती है होने वाला है, तो पहले इंडिकेट कर लेती है डेफिनेटली, वो तो बाद में आपका इफेक्ट तो बाद में आएगा। लेकिन जब बाद में इफेक्ट आएगा तो पहले सबसे पहले जो हट होते हैं वो स्टॉक मार्केट वाले हट होते हैं। लेकिन अगेन बहुत लुक्रेटिव मार्केट है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और आप कम टाइम में अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगेन मेहनत करें, हार्डवर्क करें और उस डायरेक्शन में करें जो आप चाहते हैं। आप जो फाइनेंस के जो कोर्सेज पढ़ते हैं उनको उस सेंस, उसको ऐसे ना पढ़ें कि हम पास करना है, उसको आप ऐसे पढ़ें कोर्स को कि हमें इस कोर्स से पैसा कमाना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस क्या पढ़ें, आप ये पढ़ें कि एक सिक्योरिटी की एनालिसिस हम कैसे करें, तो उसकी बेस पे हम कैसे शेयर्स को बाय करें, उसकी एनालिसिस की बेस पे कैसे शेयर को सेल करें। क्योंकि बाय जब आप नीचे करेंगे, सेल ऊपर करेंगे, तो आपका अल्फा बनेगा, गेन बनेगा। तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, आप उस कोर्स को उस लिंक से पढ़ें कि मैंने इस कोर्स को अप्लाई करना है अपनी जॉब के ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपकी ग्रोथ होगी और बस। सर थोड़ा बहुत बीएमए में अगर लोग आना चाहते हैं और आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दे दें। देखिए बीएमए एक्चुअली देयर आर टू कंपनी, बीएमए कैपिटल एंड बीएमए फंड्स। ठीक है, बीएमए कैपिटल इज अ ब्रोकरेज कंपनी। अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है तो आप बीएमए कैपिटल की डेस्क पे आके इनसे कांटेक्ट करके अपना अकाउंट खोलें और अपने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करें। यहाँ पे एक प्रॉपर डेस्क है जो आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर बेचना चाहिए। अच्छा, मैंने जैसे अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि ब्रोकर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो अपने 2 रुपये के फायदे के लिए आपको समझाता है। हम बीएमए कैपिटल वाले ये नहीं करते, हम एक्चुअली रिसर्च की बेस पर चलते हैं।
हम हमेशा इन्वेस्टर को वो गाइड करते हैं जो इन्वेस्टर के लिए बेहतर है। अगर इन्वेस्टर के लिए कोई शेयर बेहतर है, हम बोलेंगे आप ये बाय करें। अब वो जब सेलिंग का टाइम आएगा तो भी उसको एडवाइस करते हैं इसको आप सेल कर दें, आपका इतना रिटर्न बन चुका है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम ऐसे शेयर्स को इन्वेस्टर को गाइड करते हैं जो इन्वेस्टर के लिए फ्यूचर के उसके आईपीएस के हिसाब से ना, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ना, वो बीएमए कैपिटल। अब ये है बीएमए फंड। बीएमए फंड एक्चुअली एक एसएमए फंड मैनेज करते हैं हम लोग पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास पेंशन फंड भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, ग्रेजुटी फंड भी है, हम उनको मैनेज करते हैं कंपनीज़ की। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, अगर किसी आपके स्टूडेंट की कोई कंपनी है, उसमें कोई फंड्स हैं, अगर वो फंड्स को मैनेज करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली वी आर हियर, हम उनके फंड को मैनेज कर सकते हैं। उसका हमारा एक प्रोसीजर सिस्टम होता है कि उसके अगेंस्ट हम एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, लेकिन हम जो फंड मैनेज करते हैं वो फंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। नंबर 2, अगर आपको यहाँ जॉब भी, अगर जॉब पर्सपेक्टिव में करना है, डेफिनेटली यहाँ जॉब्स आती हैं, हम फ्रेश लोगों को हायर करते हैं। तो हमारा एक पोर्टल है, हमारी वेबसाइट है, उसमें करियर का अवेलेबल होता है, वहाँ पर अप्लाई करें। जैसे ही वहाँ जॉब निकलती है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पर जो सीवीज लोगों ने भेजे होते हैं उन पर सब स्क्रूटनी करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, कॉल कर इंटरव्यू होता है और जॉब फुल मेरिट के बेस पर होती है। यहाँ पे हमें कोई रेफरेंस नहीं चलता, कोई लिंक नहीं होता, और अगर मेरिट होगा तो इंशाल्लाह जॉब मिल जाती है और ऑटोमेटिक जो है उसका एक स्टेप टू स्टेप ग्रोथ होता है। अच्छा, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री वगैरह में जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, और वो करना चाहते हैं, तो वो तो डेस्क पे नहीं आ सकते, उनके लिए वो देखिए उनके लिए ऐप अवेलेबल होती है। बेशक डेस्क पर नहीं आ सकते, एक वेबसाइट अवेलेबल है, एक ऐप अवेलेबल होती है। वो अपना अकाउंट जो है, अकाउंट बनाने के बाद उनको ऐप दी जाती है, उनको वेबसाइट दी जाती है, उनके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए जो भी एक इन्वेस्टर है ना, वो आँख बन के बाय नहीं करता, वो कॉन्टेक्ट जरूर करता है। अब कोई भी ट्रेडर से किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे क्या खरीदूँ क्या बेचूँ, जब वो एक दफ़ा बात करता है तो बात थ्रू व्हाट्सएप भी जाती है, थ्रू कॉल भी जाती है, थ्रू ईमेल भी जाती है, थ्रू ऐप भी हो जाती है। तो डेफिनेटली हम उन्हें गाइड करते हैं। हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि भाई ये शेयर आपकी आईपी के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूट करते हैं, इनको आप बाय करें और इनको आप सेल करें। और अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो नॉलेजेबल होता है तो वो इतना ज़्यादा हमें मतलब उसको फीडबैक नहीं चाहिए होता, तो हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली बाय और सेल कर सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।